नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर बिहार में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का दौरा हो गया है। अब चुनाव की सुगबुगाहट वहां पे कही जा रही है, कहा यह जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। उसके जो पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं वो ये कि भाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीती है, माहौल उनके पक्ष में है। महाकुंभ चल रहा है, जो उनका मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व वाला, वो उसकी भी बम बम हुई पड़ी है। और ऐसे में वो पूरा एक एटमॉस्फेयर उनके लिए बहुत मुफीद हो चुका है, तो इसलिए शायद ये तर्क दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार साहब को अब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा समय नहीं देना चाह रही है, ये भी चीजें साफ साफ दिख रही हैं। उधर एक सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो एकदम से एक्टिव हो गए हैं। अब वो मीडिया से बातचीत करने लगे हैं और अब तो उन्होंने ये डिमांड रख दी है कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को घोषित करे कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हेमंत सर, मैं सीधे इसी से शुरू करता हूं। नीतीश कुमार को लेकर के ये जो मांग की है उनके बेटे ने, वो वो एनडीए के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भाजपा के लिए बहुत मुश्किल सवाल है? और दूसरा ये कि निशांत की ये जो सक्रियता है, जो ऐसे समय पर आई है जब नीतीश के लिए कहा जा रहा है कि अब ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है या भाजपा उनको किसी भी सूरत में सीएम नहीं बनाना चाहती है, ऐसे में निशांत की सक्रियता एकदम से, ये दो चीजें कैसे देखेंगे आप इसको? क्या बताया जाए जनता को, जनता क्या समझे इसको लेकर के? साहब नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, कल जब प्रधानमंत्री गए थे ना बिहार के अंदर, तो एक बहुत जबरदस्त चर्चा थी बिहार के अंदर और खास तौर पर नीतीश के समर्थकों में कि आज प्रधानमंत्री उनको मुख्यमंत्री का अगला चेहरा घोषित कर देंगे। लेकिन आप मोदी जी को तो जानते हैं, उनकी माया बहुत ही निराली है, विचित्र है, अपरंपार है। तो उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा और साइड से निकल गए। इसके अलावा उन्होंने नीतीश की तमाम उन चीजों के बजाय और मुख्यमंत्री घोषित करने की बजाय सीधे सीधे अपना जो बाकी एजेंडा उसमें चलते रहे और अपने टिपिकल स्टाइल के अंदर सब कुछ कहा, लेकिन अपने पिछले 11 साल का कोई हिसाब नहीं दिया बिहार के लिए। आज आपने जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जो आज जब नीतीश की धर्मपत्नी की जयंती थी, आज उनके बर्थ वो थी, तो वहां पर दोनों नीतीश भी गए थे और निशांत भी गए थे। नीतीश ने बात नहीं की मीडिया से और निशांत ने सीधे सरेआम कहा कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। कमाल देखिए, उनकी पार्टी में किसी और ने नहीं कहा। और अगर वैसे देखेंगे आप, तो निशांत अभी तक पॉलिटिकल उसमें नहीं आए, राजनीतिक उन्होंने अपनी पारी शुरुआत नहीं की है। उसके बावजूद उन्होंने मीडिया से बात की, तमाम पॉलिटिकल सवालों के जवाब दिए और खुद के राजनीति में आने या ना आने के बारे में भी उन्होंने कहा कि साहब देखिए, इस बारे में जनता तय करेगी। डायरेक्ट सवाल से बच गए, डायरेक्ट जवाब देने से, जो एक टिपिकल अंदाज होता है। लेकिन नीतीश बचे बातचीत से और निशांत ने ये बात कही। इसका मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश भी बीजेपी के खेल को समझ रहे हैं कि उनका भी इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो शिंदे का बना, इनका वो बनना तय है। चूंकि पार्टी के ऊपर कंप्लीटली कमांड एंड कंट्रोल, अब पता है आपको दिल्ली से किस तरह अमित शाह करते हैं खेल उसमें, उनकी पार्टी में। तो अब निशांत को सामने कर दिया है उन्होंने और ये उनकी मजबूरी कह सकते हैं आप। एक बात बड़ी स्पष्ट है साहब, देखिए, निशांत का आने का मतलब बड़ा साफ है कि नीतीश कहीं ना कहीं फंस गए हैं चक्रव्यूह में। जिसका डर था वो बात हो रही है लगातार कि एक और पलटी मारने की तो अब गुंजाइश नहीं बची। और जो आपने कहा चुनाव समय से पहले कराने का, अगर आप लास्ट ईयर की बात ध्यान करेंगे तो उस टाइम नीतीश कह रहे थे ये बात, बिहार लोकसभा चुनाव के इमीडिएटली बाद वो चाह रहे थे कि चुनाव करा दिए जाए, क्योंकि उनको पता था उनके साथ क्या होने वाला है। और चूंकि केंद्र उनकी बैसाखियों पर टिका हुआ था, तो उनको लगता था कि केंद्र करा भी देगा और मुझे मुख्यमंत्री भी बना लेगा। लेकिन अब वो स्थितियां सारी वो हो गई है, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए आप, उसके बाद दिल्ली का जीत गए। तो मोदी एक खास तरह के विजय रथ पर सवार है। वो अब किसी भी मायने में बहुत ज्यादा वो उनको लीवे देने को तैयार नहीं है। एक बात बड़ी सही जो आपने कही ना, वो हो सकती है तब बीजेपी तैयार नहीं थी, लेकिन अब जो पूरा माहौल जो देश में बना है, चाहे वो कुंभ के कारण, चाहे तमाम चीजों के कारण, तो बीजेपी ये गैम्बल खेल सकती है। और तभी निशांत ने ये कहा कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए प्रधानमंत्री के दौरे के 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब बड़ा साफ है कि देखिए, अब उल्टा हो गया है। तब नीतीश चाह रहे थे और ये चुनाव नहीं करा रहे थे मोदी जी वगैरह समय से पहले। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये बात जरूर होगी कि जितना जल्दी हो उसके नीतीश से छुटकारा पाया जाए। अब नीतीश उसको किस रूप में लेते हैं, ये कॉल उनकी होगी, क्योंकि सदस्य तो कुल 43 है, 43 है पूरे हाउस के अंदर। बीजेपी की बैसाखियों पे वो सारी बात है। लेकिन नीतीश को चुनाव से पहले
क्या बीजेपी नाराज करके कोई फैसले करने चाहेगी, या उनको गुड बुक्स में रख के, गुड ह्यूमर में रख करके जो काम शिंदे के साथ किया गया था वही काम करेगी? आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तो तीनों से पूछा जाता है ये सवाल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोजाना चुनाव में होती है, पता है आपको कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो तीनों साथ बैठ जाते थे, अजीत पवार भी, शिंदे भी और फडणवीस भी, कि बैठे तो है आपके सामने, नाम किसी का लेना नहीं था। तो वो सारा खेल नीतीश भी समझ रहे हैं कि उनके साथ वो होना इस बार तय है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके अलायंस के साथ हुआ है, और यही डर है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं निशांत को सामने ला करके ये मांग कराई गई है। लेकिन ये नीतीश की कहीं ना कहीं कमजोरी भी दिखाता है कि जो बात उनकी पार्टी को कहनी चाहिए थी, पार्टी की तरफ से जो बात आनी चाहिए, वो आज हालत ये कि उनको अपने नॉन पॉलिटिकल बेटे से कहलवानी पड़ रही है। उनके बेटे को भी आप पॉलिटिकल नहीं कह सकते, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई राजनीति में सक्रिय है उस रूप में नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि नीतीश का बेटा ये कह रहा है कि पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। इसका मतलब खेल समझ रहे हैं नीतीश भी, खेल निशांत भी समझ रहे हैं, और जो नहीं तो बीजेपी कर रही है खेल उसको भी पता है। इसको इसको निशांत के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि निशांत को, चूंकि अभी तक तो लॉन्च नहीं करते थे, लेकिन ये उनके लिए लॉन्चिंग पैड तैयार किया जा रहा है, इस चुनाव में निशांत को लॉन्च किया जाए। एक और चीज मैं पूछ लूं आपसे, निशांत के लिए अगर अगले 6 महीने अगर चुनाव नहीं होते, जो तय समय पर अगर चुनाव भाजपा कराती है, तो भाई निशांत के लिए एक बड़ा मौका है, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मौका है कि वो उनको स्थापित कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में अमित शाह से बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं, मोदी जी से बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं, उनके पास एक सेट वोट बैंक है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उनका साथ जरूरी है। तो वो निशांत को सेट कर लें, निशांत उनके लिए अलग एक ऑप्शन खड़े हो जाए, एक चैलेंज हो जाए भाजपा के लिए। तो इस वजह से नीतीश के लिए भी ये मौका है कि निशांत को खड़ा कर लें, और भाजपा के पास ये मौका है कि भाई जल्दी चुनाव करा के नीतीश को उसके इस महत्वपूर्ण कदम से रोका जा सके। राय साहब देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि निशांत को आप चुनाव लड़ा भी सकते हो, उनको लॉन्च भी कर सकते हो, उनको जिता भी सकते हो, लेकिन बीजेपी पहली बार के एमएलए को क्या मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत होगी? सवाल तो ये है ना। चीफ मिनिस्टर तो उसके फादर ऑलरेडी है, नीतीश ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है। वो हम्म अपने बेटे के लिए सीधी लॉन्चिंग क्या चाहेंगे? मंत्री की तो नहीं चाहेंगे, डिप्टी सीएम की तो नहीं हम्म चाहेंगे, और सीएम उनको कोई बनाएगा नहीं, नंबर एक। हम्म नंबर दो, जो बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसमें एक बात मैं आपको, हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी महीना में पहले, मैंने तब भी कहा था, कोई कुछ कहता रहे कि नीतीश पलटी मारेंगे, नीतीश ये कर देंगे, नीतीश लालू के साथ चले जाएंगे, वो कोई गुंजाइश अब नहीं बची। जिस तरीके से एजेंसियों का सभी जगह प्रयोग किया गया है, वो आप बिहार में भूल जाइए कि नीतीश के पास कोई और पलटी मारने का एक जरिया है। इसमें सिंपल सी बात एक है कि क्या नीतीश वो बार्गेनिंग चुनाव से पहले कर पाएंगे कि मुझे ही मुख्यमंत्री का घोषित किया जाए? मुझे नहीं लगता कि मोदी ऐसा कोई काम या शाह ऐसा कोई काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको लाडला मुख्यमंत्री करके गुड ह्यूमर में रखा जाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जब उनको हटाया ही जाना है किसी भी सूरत में, उसको कंटिन्यू, नीतीश की तो सेहत भी ठीक नहीं है ना साहब, वो भी एक परेशानी है। तो निशांत के लिए तो मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुख्यमंत्री पद तो गया ना, नीतीश की लड़ाई किस बात की? चीफ मिनिस्ट्री की, वो नहीं रहेगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं बचता। और निशांत को आप एमएलए बना लो, मंत्री बना लो, उससे हसरत पूरी नहीं होती। इसका मतलब बड़ा साफ है कि या तो फिर नीतीश ये चाहेंगे बार्गेनिंग की उसमें कि उनको कहीं राज्यपाल बना के भेज दिया जाए, या कहीं कुछ उनको और उपराष्ट्रपति टाइप का पद दिया जाए, राष्ट्रपति तो बनाएंगे। और उपराष्ट्रपति को भी चूंकि राज्यसभा का संचालन करना होता है, और जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो भी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। लेकिन एक बात बड़ी निश्चित मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र में डेस्परेट थी ना कि अपना सीएम बनाया जाए, बिहार में भी उनकी ये बहुत सालों की दबी कुचली इच्छा है कि बिहार में हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो जो छोटे मोदी थे वो तो नहीं बन पाए, वो दुनिया में नहीं है सुशील मोदी, लेकिन इनके पास लीडर ना होने के बावजूद भी इनके पास बहुत सारे मोहन यादव, इनके पास बहुत सारे भजनलाल शर्मा है, इनके पास बहुत सारी रेखा गुप्ता है। तो किसी को भी बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार बीजेपी की मंशा ये है कि किसी भी सूरत के अंदर बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहिए, ये आप निश्चित मान के चलिए। नहीं, आपने जिक्र किया रेखा गुप्ता का। मनोहर लाल खट्टर आपके यहाँ पहली बार विधायक थे, सीएम बना दिए गए थे। विप्लव कुमार देव जो थे, उनको पहली बार में ही सीएम बनाया दिया गया था। भूपेंद्र पटेल गुजरात में इतने बड़े उदाहरण है, उनको पहली बार में सीएम बनाया गया था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा का आपने अभी नाम लिया, ये तो सब पहली बार में विधायक बने और पहली बार में इनको सीएम बनाया गया। वो उनके है ना साहब, बीजेपी के है ना, वो आरएसएस के अच्छा, है, ये इनके इनके और उनको वाला चक्कर है। ओके, नहीं नहीं, ये मेरे और तेरे का फर्क है। जब राम प्रकाश राय हाँ आएंगे तो मैं सारे संविधान की धाराएं लगाऊंगा, सीनियरिटी भी हाँ बताऊंगा,
और बहुत सारी चीजें हाँ, कहूंगा, मेरी संख्या भी ज्यादा है, बहुत सारे आपको गुणागणित बताऊंगा, और जब मेरी आएगी तो फिर मेरा बेटा तो पैदा ही मुख्यमंत्री बनने के लिए हुआ है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो बीजेपी और आरएसएस का बड़ा स्पर्धा, बड़ा स्टेट है। उनको मुख्यमंत्री चाहिए पर्सोना नॉन ग्राटा, जिसको कोई जानता ना हो, जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसकी कोई महत्वाकांक्षा ना हो, जो आपको ना ना कह सके, जो एक बढ़िया यस मैन बन के रहे, और उसके रिमोट, उसका कंप्लीट रिमोट सारे फंक्शनों के साथ दिल्ली में रखा रहे, वो घूमता रहे हेलीकॉप्टर और जहाज लेकर के, बाकी सरकार दिल्ली चला लेगी किसी ब्यूरोक्रेट के जरिए। तो वो सारे काम सारे स्टेट में हो रहे हैं डबल इंजन में, तो बिहार में भी बीजेपी करना चाहती है। और जिस तरीके के विजय रथ पर वो सवार है, जिस तरह का मैकेनिकल चुनाव राजीव कुमार की मदद से वो करवा करके चलते आए, तो बिहार के लिए उनकी तैयारी आपसे पहले शुरू हो चुकी है, ये मान के चलिए आप। उसमें कौन से वो जो महाराष्ट्र में 40 लाख वोट एक्स्ट्रा थे, उनमें से कितने बिहार जाके बनेंगे, कितने कहाँ के आएंगे नए वोटर, वो आप सारे खेल को समझते हैं। तो जब तक किसी को समझ में आता है तब तक तो ये खेल कर देते हैं सारे का सारा। तो नीतीश के साथ खेला हो चुका है शुरू, ये मान के चलिए। तभी उन्होंने निशांत को आगे करके उनसे ये कहलवाया है कि पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। वो समझ रहे हैं सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नहीं सर, भाजपा ये तो कहती है कि नीतीश हमारे नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नहीं बताती है। तो नेता तो इसलिए बनाए रखना मजबूरी है क्योंकि भाई 15% 16% का वोट बैंक है उनके पास। और दूसरी एक चीज और समझना चाहता हूँ सर, मोदी जी जब वहां पे गए हैं तो उन्होंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, वहां भी जाके वो कुंभ की संख्या बता रहे थे, जो मुख्य फॉर्मूला उनका हिंदुत्व है उस पर वो काम कर रहे थे, महाकुंभ बता रहे थे। लेकिन सर जो तमाम योजनाएं थी उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। जो पैकेज वो अनाउंस करके आए थे, जो डिमांड के हिसाब से पैकेज बताए थे कि कितना, 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, तो 1.25 लाख करोड़ पर जो पहुंच गए थे, तो वहां वो पैकेज जिसको तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं उस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या बिहार के इलेक्शन में आप इन सब चीजों को मुद्दों के रूप में देखेंगे? राम प्रकाश जी, सबसे महत्वपूर्ण खेल ये है। लाडले मुख्यमंत्री है नीतीश मेरे, मखाने की बात कर दूंगा, हिंदुत्व की बात कर दूंगा, और टिपिकल स्टाइल है मोदी जी का, दैट इज टिपिकल ऑफ मोदी। लेकिन जो मूल सवाल थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर। 2014 में बिहार में उन्होंने पहली बात क्या की थी? बिहार को राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, इस पर कभी टच भी नहीं करेंगे। अब नीतीश भी नहीं बोल रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 2014 की बात है, आज 2025 है, बिहार के विशेष राज्य का दर्जे का मामला साफ। 2015 में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में घोषित किया था। उसका क्या हुआ? उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स थे उनमें 70% की आज तक, प्रोजेक्ट तो लागू होना छोड़ दीजिए, डीपीआर तक नहीं बनी। जब डीपीआर नहीं बनेगी तो प्रोजेक्ट का क्या होगा वो आप कल्पना ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये। तीसरी बात, वहां पर मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में और भागलपुर में एयरपोर्ट की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने भी की थी और अमित शाह जी ने भी की थी। वहां जब अभी थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम गई कि उस जगह का जरा आकलन किया जाए, क्या है क्या नहीं, घोषणा कब की थी, तो पता लगा वहां पर बहसें चल रही थी जहाँ के ऊपर एयरपोर्ट बनना था। तो ये मोदी जी का डिलीवरी रिपोर्ट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, वहां पर इन्होंने जो भागलपुर के अंदर ही विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की थी कि यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, आज तक उसकी एक ईंट लगी हो। तो देखिए, डिलीवरी के मामले में तो मोदी जी का जो पूरा खेला है, वो जो कुछ कहते हैं उससे करते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटायरली दो पोल्स होते हैं। उसके ऊपर ना तो वो कभी वोट मांगते अपनी डिलीवरी पे, ना तो केंद्र में और ना राज्यों में। वो तो पिछले को छोड़ करके आगे चल पड़ते हैं बड़ा सपना दिखाने के लिए। 2022 में कुछ होना था तो उसकी डेडलाइन बढ़ा के 2047 कर देते हैं विश्व गुरु बनने की। तो बीच के सारे मुद्दे, हर घर को, हर सर को छत, किसानों की आय दोगुनी, जितने 2 करोड़ रोजगार जो भी कुछ है, जितने भी उनके वायदे हैं, उनकी एक्सटेंड हो गई 2047 तक की। ब्लैंक चेक है, वो खुद ही साइन करते हैं। किसी भी चुनाव में मोदी जी ने आज तक, मुझे आप रिकॉर्ड बता दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस पर कोई एक भी चुनाव लड़ा हो तो, किसी राज्य का और किसी उसका विधानसभा का। गुजरात में लड़ते हो अपने इसके ऊपर। आपको याद होगा गुजरात के अंदर बुलेट ट्रेन कब आनी थी? 2019 में। 2019 के बाद उसकी डेट एक्सटेंड कर दी 2022, फिर कर दी 2025। अब कल खबर आई है कि 2033 से पहले बुलेट ट्रेन नहीं हो पाएगी क्योंकि लैंड एक्विजिशन के इश्यूज चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये इशू क्या मोदी जी को तब नहीं पता था? तो मोदी की इस बार इच्छा थी कि 2027 का चुनाव बुलेट ट्रेन के ऊपर लड़ेंगे गुजरात का, लेकिन अब तो 2032 का भी नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि वो 2033 से पहले आ नहीं रही है, और 2033 में भी आएगी इसकी क्या गारंटी है? तो मोदी जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो एक झुंझुना पकड़ाते हैं,
एक सपना बेचते हैं। आप पिछला विधानसभा चुनाव याद है आपको गुजरात का 2022 का? एक सी प्लेन उतरा गुजरात के अंदर, उसमें मोदी जी नदी में उतरे, नदी से टेक ऑफ कर गए। उसके बाद वो सी प्लेन दोबारा लैंड किया क्या वहां, या कोई और व्यक्ति लैंड किया और चुनाव जीत लिया? तो मोदी जी का टिपिकल स्टाइल है ये। उनसे उनके पुराने वायदों की बात ना तो जनता पूछती, मीडिया के पास वो अवसर नहीं है, ना औकात है किसी की जाके सवाल कर ले। तो ऐसी सूरत में जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका चुनाव लड़ने का पैटर्न कुछ और है। वो चुनाव है जातिगत समीकरण, मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, और उसके अलावा जितने भी खेल हो सकते हैं, जितने भी, जिनको मास्टर स्ट्रोक कहता है मीडिया, असल में तो वो लोकतंत्र पर प्रहार होते हैं। लेकिन मोदी जी ने उस मैकेनिकल सिस्टम को अपना एक मुख्य हथियार बना करके चुनाव लड़ने और जीतने का एक मंत्र अर्जित कर लिया है। उसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका है, उसमें एजेंसियों की भी भूमिका है, उसमें विपक्ष के नेताओं की भी भूमिका है कि किस विपक्ष के नेता का गला दबा करके कहाँ क्या करना है। मध्य प्रदेश आपने देखा, तमाम स्टेट्स के अंदर आपने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, वो महादेव है अब कहाँ है, हरियाणा के अंदर देखा आपने, जिस भी महाराष्ट्र में देखा आपने, जिस भी स्टेट में आप जाएंगे, तो बिहार उससे कोई अछूता नहीं। बहुत सारे मीडिया के साथी रह रहकर फिर वही बात करते हैं, डेडलाइन कर देते हैं, 48 घंटे में नीतीश ये करने वाले हैं, अब 24 घंटे में ये करने वाले हैं। उसमें उनको टीआरपी तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्लेटफॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो नया किया है यूट्यूब वाला, इसको भी कहीं ना कहीं उस पर ले जाकर खड़ा कर रहे दर्जे पे, झूठ का और मक्कारी के पे, जो कि नहीं होना चाहिए। आज मुख्य धारा का मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खो चुका है, और इस तरह की बातें करके कि बस नीतीश तो गए, नीतीश तो ये, नीतीश तो वो, आप 2 महीने से लगातार देख रहे हो। और तब भी मैंने आपको एक ही बात कही थी कि नीतीश की वो स्थिति ही नहीं बची अब कि वो कोई फर्दर पलटी मारने की गुंजाइश रखते हैं, क्योंकि पार्टी पर जिस तरीके का रिमोट सारा बीजेपी का है, जिस दिन उन्होंने सोच भी लिया, ना विधायक दल बचेगा, ना संसदीय दल बचेगा, ना पार्टी बचेगी, अकेले नीतीश बचेंगे। बीजेपी अभी उस चीज से बचेगी। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरीके से एक बार बिहार को अपनी ग्रिप में लेना है, और वो चुनाव के बाद लेना है। चुनाव से पहले जल्दबाजी करेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा सारा खेल। तो वो किसी तरीके से इस खेल को आगे बढ़ा करके चुनाव तक ये मामला पहुंच जाए, बात ना बिगड़े, सीटों के बंटवारे से लेकर के तमाम, उसके बाद जो खेल करना, आपने देखा महाराष्ट्र में कितना स्मूथली कर दिया, देखते रहेंगे सारे। तो वही यहाँ पे होना नहीं, वो मुझे मुझे जरा एक चीज बताया सर, आपने कहा कि जेडीयू के तरफ से अनाउंस होना चाहिए था या डिमांड होनी चाहिए थी नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने की, लेकिन ये डिमांड जो है वो निशांत उनके बेटे की तरफ से हुई। क्या जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं और जेडीयू के नेता भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनाए जाए? जेडीयू तो साहब बची ही नहीं है। जेडीयू में जो अध्यक्ष भी बनवाया गया, जिस तरीके से वहां पर प्लेसमेंट हुई, वो सारी कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारे पे कर दी गई। अब नीतीश का वहां कुछ नहीं है। उनको भी ये पता है कि पार्टी भी तभी तक है जब तक बीजेपी चाहेगी, और बीजेपी के हाथ में एक टूल बन करके अगले चुनाव तक किसी तरीके से मामले को पहुंचाना है। उनको भी पता है नीतीश का भविष्य क्या है। जिस तरीके की उन्होंने कई बार विधानसभा के अंदर कुछ शब्द ऐसे कह गए, उनके मुंह से निकल गए, तो उससे बड़ा साफ है कि उनकी जो स्थिति है नीतीश जी की सेहत की कोई बहुत बेहतरीन नहीं। तो जब कोई जहाज डूबने लगता है तो उसके चूहे सबसे पहले अपनी नई जगह ढूंढते हैं। तो जो जेडीयू के महत्वाकांक्षी चूहे हैं, उनको कभी भी सीएम नहीं बनना, उनको डिप्टी डाप्टी और इधर उधर दिल्ली में, केंद्र में, राज्यसभा फला, ये सब चीजों की शौकीन है वो। अल्टीमेटली और कोई उनको लेगा नहीं, तेजस्वी उनको लेंगे नहीं, उनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी बुकत भी नहीं है। बीजेपी इस बात को समझती है, तो बीजेपी उनका इफेक्टिव यूज कर रही है अलग अलग तरीके से, और उस सारे में नीतीश अकेले पड़ गए हैं। आज के घटनाक्रम से ये बात साबित होती है। राय साहब, आप ये बताइए, इतनी बड़ी पार्टी, सीटिंग मुख्यमंत्री, कोई बड़े अपनी पार्टी किसी दूसरे लीडर से ही कहलवा देते, अगर अध्यक्ष नहीं है तो स्टेट प्रेसिडेंट से ही कहलवा देते, 5-4 मंत्रियों से ये बयान दिलवा देते। लेकिन वो हिम्मत नहीं बची है, और ना वो कोई बयान देगा, क्योंकि नीतीश तो रिटायरमेंट पर बैठे हैं। वो जो बाकी लोग हैं, उनको अपनी दुकान आगे भी चलानी है, उनको आगे भी चुनाव लड़ना है, और बीजेपी जिसको टारगेट कर लेती है उसको हराना उसके बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए नीतीश की जो आज की स्थिति है, जो जिस तरीके से निशांत ने बयान दिया, इसको आप प्लेन वर्ड्स में मत देखिए, इसको बिटवीन दी लाइंस देखिए। और बिटवीन दी लाइंस ये है कि नीतीश कहीं ना कहीं अपने इकोसिस्टम के अंदर बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इसीलिए उनको निशांत को आगे करना पड़ा, जो कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी नहीं है अब तक। उसने पॉलिटिकली अभी तक कोई अपना डेब्यू भी नहीं किया है। और जब पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे, उसने कहा जनता तय करेगी। तो जनता क्या, तय तो परिवार ही करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो नीतीश चाहते हैं, नीतीश की तो एक इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं, उनकी
मायावती की तरह एक ही शर्त होती है कि मुख्यमंत्री में बाकी बात करो। तो मुख्यमंत्री तो रहने वाले हैं नहीं, ये वो भी समझ रहे हैं। इसीलिए नहीं उन्होंने तो एक लास्ट तीर चलाया है निशांत के जरिए कि क्या पता दाव लग जाए बीजेपी दबाव में आके, लेकिन बीजेपी दबाव में आने वाली नहीं। तो अब एक और चीज समझ लें जरा आपसे सर, नीतीश कुमार के पास फिर विकल्प क्या बचा है? अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम फेस घोषित नहीं करती है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं, बैठे रहेंगे चुपचाप, हम्म अपना हम्म प्रभाव तो देखेंगे सियासत के अंदर। ये भूल हम्म जाइए कि वो पलटी मारने की किसी गुंजाइश में है। ये भूल जाइए कि वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि हम्म इतना लंबा शासन हो गया है। एजेंसियां सारे डोजियर लेके बैठी हुई है। जिस दिन हम्म एजेंसियां दिल्ली से चलेंगी, उससे पहले बिहार में बहुत बड़ा खेला वैसे ही हो जाएगा। और राष्ट्रपति हम्म शासन में अगर चुनाव होगा तो नीतीश कहां बचेंगे फिर? तो नीतीश वो सारी चीज को समझ रहे हैं। ही इज जस्ट बाइंग टाइम। अपनी अपनी किस तरीके से ये पारी पूरी करे और आगे का जुगाड़ हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि नीतीश भी छोटे खिलाड़ी नहीं। आप देखिए इतने लंबे समय तक लगातार चले आ रहे हैं, कभी इधर के साथ कभी उधर के साथ। अब चूंकि उनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही है, और ये बात अब सार्वजनिक हो चुकी है। जो हम्म पटनायक साहब के साथ हुआ ना उड़ीसा के अंदर, बिहार के हम्म अंदर कुछ अलग नहीं होने जा रहा उससे। आप ये बात याद रखिएगा। पटनायक को कितने धीरे से स्मूथली उनको निपटा दिया गया, नहीं तो उनको तो कोई चैलेंजर भी नहीं था। और क्या हालत हम्म हुई, केवल एक ब्यूरोक्रेट को फिक्स किया, साउथ इंडियन को। उसको फिक्स करते ही लोकसभा भी बीजेपी की और विधानसभा भी सारी बीजेपी की। जाइए आपने जो करना है। तो बिहार में वही मॉडल होने वाला है। और मुख्यमंत्री की जब बात आएगी तो वो महाराष्ट्र का मॉडल होने वाला है कि ये बैठे तो है मुख्यमंत्री आपके सामने, ये हमारे नेता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कभी नहीं कहेगी बीजेपी उनको, ये आप तय मान के चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में क्या कुछ खेल चल रहा है ये देखने वाली बात होगी। चुनाव में फिलहाल अभी समय है, लेकिन क्या वास्तव में भाजपा इस समय को रखना चाहती है या फिर जल्दी चुनाव कराना चाहती है? क्योंकि फिर वही बात हो रही है कि जो माहौल है अभी वो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल दिख रहा है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाना नरेंद्र मोदी जी के बड़े सपनों में से एक माना जाता है। समय अनुकूल है, सपना भी है ही है। देखा जाए क्या कुछ करते हैं मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।